अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 कैफ 5 का स्टार्ट हो चुका है जी। और 88 और 89, ये 88 पार्ट बी में पास पेपर 2 और 7 डिस्कस किया था। 89 पार्ट बी में 4 और 5। मुझे ठंड भी लग रही थी इन लेक्चर्स में, आपने नोट किया होगा, कोट पहना हुआ था मैंने, लास्ट सेशन वाले लेक्चर से, ठीक है। और 89 में पार्ट सी में पास पेपर 8 है, ठीक है। एक और सवाल भी आपको होमवर्क में दिया था। 5 तो चले इसमें डिस्कस हो गया, ठीक है। 10 जो था वो आपको आज पार्ट बी में मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, बल्कि इवन अगर आप आएँ यहाँ पर तो 9 मैंने आपको खुद करवा दिया था, ये ज़रा अच्छा लगा था मुझे। तो 10 आप लोगों को होमवर्क में था, आपने कर लिया होगा। बहरहाल सिर्फ 11 रह गया है। 12 को आप आज खुद कीजिएगा ना, मैं डिस्कस करूँगा। ये लेटेस्ट है तो क्या हुआ, कर लें फिर, अगर करना है तो, छोड़ना है तो छोड़ लें फिर, अगर रिवीजन के लिए रखना है तो, ठीक है। क्योंकि इसकी अटैम्प्ट जो है बिल्कुल ही करीब है, ये पिछली अटैम्प्ट का था। तो अगर तो एंड के लिए छोड़ा हुआ है तो फिर कुछ और नहीं करेंगे, यही कर लेंगे, नहीं तो फिर कुछ और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर यकीन माने ये वो पॉइंट है जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जिसके अलावा इस सवाल इतना आसान था कि यकीन करो डिस्कस करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन चलो यूं कर लेंगे, इसको फिर छोड़े रखो, इसको रिवीजन के लिए रख लो, करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट वैसे आज शायद यहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने थ्योरी अब ओपन कर ली है, जिसको मैंने आपको पढ़ाना शुरू करना था, ठीक है। तो बहरहाल आज लेक्चर आपको मिल जाएगा 90 पार्ट बी भी, बल्कि मिल क्या जाएगा, उन्हें कहो तैयार है, अपलोड कर दें, लिंक्स भेज दें, सब कुछ जो करना होता है वो कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन इसकी करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। और IAS 37 तो आज हमने इंशाल्लाह करना ही है ढेर सारा, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा मेरा दिल है IAS 37 में प्रोविजन सिखा दूं, उसको लिखना सिखाऊं, एसेट साइड की बात करूं, रीइंबर्समेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोशिश नीयत ये है कि यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन IAS 37 की एक मौज है ना, जुमा है, कोई बात नहीं, जब देखेंगे बस कोई नहीं, अच्छा चलें ठीक है, यहाँ से आगे कर लेंगे। छोटे छोटे सवाल, छोटे कॉन्सेप्ट। एक सवाल अगर 15 नंबर का है तो उसमें 3 से 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट। वैसे एक सवाल भी बना देता है, उसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी कर देता है। एनीवेज कॉन्सेप्ट छोटे छोटे करके हमने इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। चले जी, अगर आप कंसोलिडेशन के चैप्टर पे आएँ तो पहले सफ़े में तो गपशप थी जो हमने लगाई थी, उसके बाद इसमें कोई चीज़ आपको पढ़ाने वाली नहीं है, देखते जाओ, ये सब कुछ हमने किया हुआ है। ये डेफिनेशन वगैरह, ये सब कुछ जो आगे रिलेटेड थ्योरी है थ्योरेटिकल डिस्कशन में, वही उसी तरफ ही जा रहा हूँ। बाकी इसके अंदर क्या है, प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉसेज हैं, ये सब प्रैक्टिकली हमने किया हुआ है। गुडविल आती है, पॉजिटिव भी हो सकती है गुडविल गुडविल नेगेटिव भी हो सकती है। ये सारी बातें हमने पढ़नी नहीं है यहाँ से, ये आपने नहीं पढ़नी है, मैं ये बता रहा हूँ। ये सब काम हमने प्रैक्टिकली किए हुए हैं, और अगर कोई डिस्कशन की बात भी करे तो आप उस पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। ये बेसिकली वही चीज़ें सिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इम्पेयरमेंट होती है पॉजिटिव गुडविल की जब NCI प्रोपोर्शनेट बेस पर हो, तो जब NCI फेयर वैल्यू पर हो। मतलब ये अब सारी बातें प्रैक्टिकली आपने की हुई हैं। इसको मैं जस्ट क्या कर सकता हूँ आपके साथ यहाँ पे टिक ही कर सकता हूँ, ठीक है। पहला सिर्फ पॉइंट मैंने छोड़ा है, उसकी थ्योरी आगे जाकर आ जाएगी। पॉजिटिव गुडविल भी होती है, नेगेटिव गुडविल भी होती है, कब आती है सब पता है आपको, नहीं तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके महीना लगाया हमने इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ हम सीख रहे थे, इधर से नहीं सीख रहे थे, सवालों में सीखते थे, ठीक है। इम्पेयरमेंट दोनों केसेस में पता है आपको। फिर सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन हमने 2 बार यूज़ की थी, जो ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पे आके तो हमने कर लिया था ये काम। अगली एग्जांपल्स की कोई ज़रूरत नहीं करने की आपको, ये आपने सारे सिनेरियोज अब देख लिए, बेतहाशा सवाल हमने कर लिए। सेल ऑफ स्टॉक P2S आए तो क्या होगा, ये थोड़ी सी डिस्कशन है। फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट है, बेसिकली एंड पे एक पेज हमने पढ़ा था, एक हैंड रिटन पेज, उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा, ठीक है। और वो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कुछ सीखा था, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पेरेंट टू सब्सिडरी भी हो सकता है। फिर जनाब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये वही रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस जो हम लेकर जाते थे इन वर्किंग 1, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि सरप्लस की ये एंट्री और लॉस में यही उल्टा देंगे, तो ये सब कुछ सीखा हुआ हमने, ठीक है।
फिर डेप्रिसिएशन का क्या करना है, एक्यूमुलेशन बैलेंस शीट के अंदर डालते होते थे बैलेंस शीट के सवालों में, वो जब एसेट बढ़ा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ से नहीं पढ़नी है, ठीक है। इंटर कंपनी बैलेंसेस, ये भी उसी सफ़े के ऊपर लिखा हुआ था, आपस के डेटर क्रेडिटर हैं, आपस का लोन रिसीवेबल पेबल है, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल है, आपस का मैनेजमेंट फी इनकम रिसीवेबल पेबल है, आपस में फिक्स एसेट बेचा था रिसीवेबल, आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल करना है। और इसको कैंसिल करें तो डेटर क्रेडिटर में कैंसिल करते हुए कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट दोनों आ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे रिसीवेबल पेबल कैंसिल करें तो कैश इन ट्रांजिट आ सकता है। लोन रिसीवेबल पेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल है, तो कैश इन ट्रांजिट आ सकता है। उस सफ़े को जाके एक दफ़ा फिर पढ़ लेंगे किसी वक्त। अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ये थ्योरी हमने नहीं पढ़नी, ये थ्योरी है नहीं, बेसिकली ये प्रैक्टिकल था जो हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट्स आपके सामने है, ये CRE का फॉर्मेट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने देखी हुई ना हो, ठीक है। जैसे वर्किंग वन में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, RE प्री वाले, कैपिटल रिजर्व प्री वाले, लॉस भी आ सकता है, सरप्लस भी आ सकता है एसेट पे, कंटिंजेंट लायबिलिटी नेगेटिव वाला याद आ रहा है, एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। और कंटिंजेंट एसेट को हम इग्नोर करते हैं, इतना बताया हुआ है, ठीक है। वो आज इंशाल्लाह थ्योरी में वहाँ पे पहुँच गए तो मेरा दिल है थोड़ा थोड़ा करके ना IS 37 पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके इसकी अब थ्योरी हमने पढ़नी है, वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ से थ्योरी शुरू करनी है पढ़नी, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी गुडविल आ सकती है, इधर नेगेटिव गुडविल आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इन एस और NCI प्रोपोर्शनेट शेयर भी हो सकता है, फेयर वैल्यू। अब ये फॉर्मेट्स है, ठीक है। SRE के अंदर क्या आ सकता है, मैक्सिमम, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है, ये फॉर्मेट्स है सिंपली, ठीक है। उसके बाद वेरियस एडजस्टमेंट्स की यहाँ पे समरी है, जिसको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से पढ़ने की, क्योंकि ये ज़रूरत तो तब होती जब समरी ऑफ ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये उन सफ़ों के ऊपर असल में ना हमने वहाँ से पढ़ लो आपकी मर्ज़ी है, वहाँ से नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ लो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ से शुरू होती है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्कशन है ही ये जो ज़रूरी है पढ़नी, जिससे MCQs बन सकते हैं, या जो ऐसी है जो ऊपर वाले सारे सफ़ों पे नहीं कहीं पे आई थी, तो वो यहाँ पे, यानी ऊपर थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर वो आपसे कह दे P ने S को स्टॉक बेचा, इतना अनसोल्ड है, बताओ, MCQ में कह दो बताओ इसका क्या, वो डिस्कस कर दो, तो डिस्कस नहीं कर सकते। तो बात समझ आ रही है ना। तो वो सब प्रैक्टिकल किया हुआ काम है, डिस्कशन भी हो तो आप आराम से एक दो बातें उसके बारे में लिख सकते हैं, पर ये वो डिस्कशन है जो थ्योरी की डिस्कशन है, जो हमारी पेंडिंग थी अभी तक, इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी डेफिनेशन जो ऊपर मैं पहले पॉइंट में छोड़ के आया था ना, वो इधर आ गई, इसलिए उसको वहाँ से छोड़ दिया था। दूसरे पॉइंट से तो जहाँ से बात शुरू हुई वो प्री और पोस्ट और गुडविल और वो सारी चीज़ें, वो एडजस्टमेंट्स हमने की थी। जो थ्योरी शुरू में डेफिनेशन वगैरह थी वो यहाँ पे कवर हो रही है, ठीक है। तो बिजनेस कम्बिनेशन किसे कहते हैं जी, ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट्स इन विच एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल। अब कंट्रोल को पीटेगा ये पकड़ के। ग्रुप कहते हैं पेरेंट और उसकी सब्सिडरी को, हमने कहा था एसोसिएट ग्रुप में नहीं आता। पेरेंट वो है जो कंट्रोल करता है एक या ज़्यादा एंटिटीज़ को, और सब्सिडरी वो है जो कंट्रोल की जाती है, जो कंट्रोल हो रही है। और कंट्रोल किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से MCQ बन सकता है। एक इन्वेस्टर कंट्रोल करेगा इन्वेस्टी को, इन्वेस्टी सब्सिडरी जो हमारी बन गई होती है, यानी असल में तो सब्सिडरी पेरेंट नहीं होता, असल में तो पहले ये चीज़ होती है कि एक बंदा आकर कंट्रोल करता है, एक कंपनी आकर दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, तो जो कंट्रोल कर रहा है वो पेरेंट बन जाता है, और जो कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडरी। जो कंट्रोल करता है वो पैसे खर्च के इन्वेस्टमेंट करता है ना, शेयर्स खरीदता है, और 50% से चूंकि ज़्यादा खरीद लेता है तो उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना, तो कंट्रोल उसके पास आ गया। और इन्वेस्टी वो जिसके शेयर्स उसने खरीदे, जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को कब, वो कहता है इसके लिए ये शर्तें हैं, इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ ऑल द फॉलोइंग, उसके पास ये सब कुछ है, पावर ओवर इन्वेस्टी, और एक्सपोजर यानी मिलेगा, एक्सपोजर यानी मिल सकता है, राइट, ठीक है, या एक्सपोजर है या राइट है, किसका, टू वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल रिटर्न किसे कहते हैं, वेरिएबल रिटर्न डिविडेंड को, यार डिविडेंड को वेरिएबल रिटर्न किसे कहते हैं। तो वो कह रहा है दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, ये वाली, ठीक है। फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन द इन्वेस्टी, पहली बात पावर हो ओवर इन्वेस्टी, दूसरी बात वेरिएबल रिटर्न्स का हक हो, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न। फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग करेगा, उससे वो प्रॉफिट कमाएगी, इसको डिविडेंड मिलेगा तो उसको डिविडेंड मिलना है, ठीक है। और तीसरी बात
एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है कि इसकी एबिलिटी है कि इस पावर को यूज करके अफेक्ट कर ले डिविडेंड्स को, ज्यादा बांटो कम बांटो, और ऐसी डिसीजन मेकिंग की इससे प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये क्या है, ये तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए ये ध्यान में रखना, वो एमसीक्यू बना सकता है, 4 चीजें दे दे और कहे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्या है जी, इन्वेस्टर इन्वेस्टी को कंट्रोल करेगा कब, कंट्रोल कब कहेंगे, एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टी को कब कंट्रोल किया, जब उसकी पावर हो ओवर इन्वेस्टी और वेरिएबल रिटर्न का हकदार हो और उसकी एबिलिटी हो कि वो उस पावर को एग्जर्ट करके उस वेरिएबल रिटर्न की अमाउंट को अफेक्ट कर सके। जाहिर है 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग है तो जो उसने दिल करना है वो डिविडेंड अनाउंस करना है नहीं करना है, जो भी करना है, ज़्यादा करना है कम करना है। ठीक है, आगे फिर सिंपल काम शुरू हो गए। एक्विजिशन डेट, जिस दिन एक्वायरर ऑब्टेन करेगा कंट्रोल। एक्वायरी कौन है, वो कम बिजनेस या वो बिजनेसेस जिनको दैट द एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ। यार अब क्या ये एक्वायरर कौन है जो कंट्रोल कर रहा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। हम एक हैं जिस पे सारी कंसोलिडेशन जुड़ी हुई थी, जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेट एसेट्स किसे कहते हैं जी, टोटल एसेट्स माइनस बड़ी गलत चीज़, या इसको इक्विटी भी कहते हैं। नेट एसेट्स किसे कहते हैं, टोटल एसेट माइनस ये क्या बनते हैं नेट एसेट्स, इसको इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, प्री एक्विजिशन रिजर्व जो एक्वायरी के पास मौजूद थे जब हम उसे खरीदने गए, प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह। पोस्ट जो रिजर्व्स बाद में बने हैं जब हमने उसको खरीद लिया था। एनसीआई दीज आर नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज, ठीक है, is an ownership position whereby a shareholder owns less than 50% of outstanding shares and has no control over the, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसलिए तो हमने उसको इमरान खान कह दिया था। अच्छा जी, ऐसे ही है ना बस आजकल तो। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोज प्रेजेंटेड बाय एंटिटी इन विच पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद IFRS। क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये ऑप्शन है कि आप इस इन्वेस्टमेंट इन एस को शो कर सकते हैं। ये एक काम की बात और आ गई। ऐसे काम की बातें बस आइडेंटिफाई करनी है। कंसोलिडेशन सारी हो गई 2 नंबर का एमसीक्यू मिस करने, 3 नंबर का खाम है, हम ऐसे छोड़ेंगे सब करके, हम कंसोलिडेशन में से गुंजाइश छोड़ेंगे। वो कहे 18 नंबर का एक सवाल है और 2 नंबर का एमसीक्यू देते हैं, हम 20 नंबर में से 18 क्यों ले, 20 ले लेते हैं ना। अच्छा, कंफर्म तो फिर भी नहीं होता, रिस्क ही बंदा कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखो ना, मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल मैं कह रहा हूँ सबसे आसान है जितने सवाल आपने पास पेपर में किए। मसला ये नहीं है कि वो सबसे आसान है, मसला ये है कि वो आखिरी नंबर पे पड़ा है और आपने उससे पहले जो कितने 11 सवाल, 10 चलो किए, 11वां तो थ्योरेटिकल टाइप है, जो 10 सवाल कर लिए हैं तो फिर वहां तक आते आते हर चीज वही पहले नंबर पे होता तो मुश्किल लगता। बात एक कर रहा हूं, तो आप लोगों के पास अब आपने गुंजाइश छोड़ी कोई नहीं। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट ये होती है जो पार्ट बी आपको आए, उसकी वजह ये है बेटा, अब अगली बार ये 12वां सवाल जो है आपका ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, 13वां ऐड हो जाएगा, फिर उससे अगले साल, फिर उससे अगले साल, 5 साल बाद ये कितने हो जाएंगे। तो कंसोलिडेशन तो आज से हफ्ता पहले हम खत्म कर चुके थे, पास पेपर का सवाल मैनेज करना सीखा, अब हर सवाल में वही एडजस्टमेंट्स, वैल्यू ऐड नहीं होती, तो एक्स्ट्रा काम आपसे करवाया जाता है और ये हर दफा करवाया जाता है और उसकी वजह सिर्फ यही है, बस सवाल बदल लिए ना। पिछली बार जो डिस्कस हुए थे वो बी में दे दिए, को नवा करा लिया। चाहत क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ जाए, ताकि 90-95% तक तो रिस्क कवर हो जाए, बाकी 5-10% तो फिर भी बंदा डिस्क्लेमर ही देता है। ठीक है, सही है ना, 90% सवाल आता हो, थोड़ा है बड़ा है जी। पेरेंट के पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो मैंने कहा है आपने खत्म कर ली है। तो क्या आपने सब्सिडरी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई 2 मेथड्स के अंदर रखा था? सब्सिडरी को एक ही तरीका था, P+S, इसको कहते हैं एक्विजिशन मेथड, कहीं लिखा होना चाहिए। ये 0.7 अगले से अगले समय बार वहां पे जाके पढ़ते हैं, फिलहाल छोड़ो, वापस आओ। एक्विजिशन मेथड क्या है? लाइन बाय लाइन जो हम कर रहे थे, लाइन बाय लाइन एस के हर चीज को ऐड कर लेते हैं कंट्रोल शो करने के लिए और फिर साइड पे कर देते हैं, इसमें से इतना हमारा नहीं है एनसी। ठीक है, तो आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अगर पेरेंट हैं तो आपने एक्विजिशन मेथड यूज करना है फॉर अकाउंटिंग सब्सिडरी। ठीक है,
यूज एक्विजिशन मेथड। यूज करें कौन सा मेथड जी? अच्छा, अब ये एक्विजिशन मेथड किसे कहते हैं? ये वो अगले सफे पे लिखा हुआ है। बहरहाल सादा बात अगर करूं तो एक्विजिशन मेथड कहते हैं लाइन बाय लाइन एडिशन को। लाइन बाय लाइन जो एडिशन आपने की थी ऑफ एस। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये IFRS 3 और 10 बिजनेस कॉम्बिनेशन को जो डील करता है उसने यही तरीका बताया हुआ है कंसोलिडेशन करने का। लेकिन ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट, इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो होती हैं, हैं जी, होती है ना। तो इसको स्टैंडर्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन देता है। वो जो मैंने आपको बताया था, वो जो हमने 2 सवाल भी छोड़े हुए, आपको याद हो, IFRS 9 के 2 पार्ट्स याद आ रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो असल में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको इजाजत है कि ये इसको एट कॉस्ट रखे। आपको हर सवाल यही आता था, ठीक है जी। नहीं तो इसको IFRS 9 के तहत रख ले, या फिर इसको ना सही दूसरे को सही। बहरहाल इक्विटी मेथड भी एक है। वो इक्विटी मेथड क्या है वो अब आपको पता है, ठीक है। लेकिन उसको आपने अभी तक देखा है, जब एसोसिएट आ जाती है तो उस एसोसिएट को अकाउंट फॉर करने के लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑप्शन जो है वो भी इसी तरह से है, एसोसिएट हो चाहे सब्सिडरी हो। बेसिकली ये मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर 50% से ऊपर हो जाए तो कंसोलिडेशन में ये करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये करना है। अगर शेयर्स 20% से ऊपर और 50 से नीचे रहें तो कंसोलिडेशन में इक्विटी मेथड है, वो अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट ने कर रखी हैं सब्सिडरी में, कंसोलिडेशन को एक मिनट साइड पे कर दो, उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चाहे उसने 50% से ज्यादा किसी के शेयर्स लिए हुए हैं, अपनी सेपरेट में तो उसने कंसोलिडेट ना करना किसी को, उसमें तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट शो करनी है एसेट्स के अंदर। तो वो इन्वेस्टमेंट जो उसने नॉन करंट एसेट में शो करनी है पेरेंट ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके पास ऑप्शन है एट कॉस्ट रखे, एट FVTPL या FVT OCI रख ले, या इक्विटी मेथड। अब आपको पता है किस पे रखे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, अगर पैट है तो फिर डिविडेंड, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वो जो आप वर्किंग 7 बनाते थे सेपरेट में वो कर ले। लेकिन आपको अगर वो दे दे तो फिर आपसे क्या करवाएगा? इसलिए आपको हमेशा ही कंसोलिडेशन के सवालों में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी किस पे मिला करती है? कॉस्ट पे, ठीक है ना। बट ये ऑप्शन मौजूद है। अब जरा पढ़ो, वो कहता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, आर दोज प्रेजेंटेड बाय एंटिटी इन विच पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 और यूजिंग इक्विटी मेथड, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये अभी पढ़ाना है, मैंने एक सवाल कराना है, पर इसका नहीं, एसोसिएट का। एसोसिएट में भी ऐसे ही कंसोलिडेशन में हम जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं कहूंगा पेरेंट एसोसिएट है किसी उसकी, तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके लिए क्या ऑप्शन मौजूद है? ये नहीं, इक्विटी मेथड। एसोसिएट को तो नहीं हम ऐड करते थे लाइन बाय लाइन, एसोसिएट में एक्विजिशन मेथड नहीं है। एसोसिएट, ये बात किसकी हो रही है? पेरेंट कि अगर इन्वेस्टमेंट मोर देन 50% है, यानी ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, जिसको हम क्या कहते थे, सब्सिडरी, जिसपे कंट्रोल है हमारा, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट इन एस है, तो इन्वेस्टमेंट इन एस को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किस पे रखना है? हमेशा इसी हिसाब से। ये क्या है जी, IFRS 3 और 10 ने जो बताया, एक्विजिशन मेथड। लेकिन सेपरेट के अंदर ऑप्शन क्या है? चाहो तो इन तीनों में से किसी पे रख लो। ऐसे ही मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा, पेरेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो लेस देन 50% है बट मोर देन 20, तो वो क्या है? एसोसिएट। उस एसोसिएट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रखना है सिर्फ इक्विटी में, ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन सेपरेट में उसके लिए भी ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। ये करेंगे इंशाल्लाह सवाल, जब करेंगे तो फिर देखेंगे। फिलहाल तो मैंने सिर्फ बात की सब्सिडी की थ्योरी पढ़ाते हुए, ठीक है। तो काम की बात तो सिर्फ एक ही निकली है, पिक्चर वाली, खिंचो तो आगे चलिए, बस 10 मिनट और।
फिर एंड पे देखेंगे अगर मूड खराब हो गया I37 करते करते तो फिर वापस आ जाएंगे। अब ये ऐसे ही चलेगा। थ्योरी कौन पढ़े, मैं पूरा दिन थ्योरी पे लगा सकता। वैसे है बड़ी इंटरेस्टिंग करके नहीं होगी तो इंटरेस्टिंग कर लेंगे इसको। अब सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P, ये थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा, ना मुझे पढ़ानी चाहिए, ना कोई पढ़ाता है, ना कभी पढ़ाई गई है, असल में पढ़ा दी गई है, आपको पता ही नहीं लगा है ना। अच्छा ले जी, एविडेंस ऑफ कंट्रोल। देखो जी, जब आप ये पढ़ लेंगे तो MCQ 51 कर सकेंगे। इधर भी कुछ लिखा हुआ था, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, वो मैंने खुद बताया कि इसमें से भी बन सकता है। अच्छा, शायद बना हुआ भी हो। अब कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी, कंट्रोल है कि नहीं है, इसको याद रखने के लिए सिर्फ 3 बातें, वो ऊपर पढ़ा के जो आए हूं ये उसी की तफसील है। 3 बातें थी क्या, इधर ना देखो क्या थी 3 बातें, आपको याद भी हो गई हैं। पावर हो इन्वेस्टी पर, और वेरिएबल रिटर्न्स के लिए हकदार हो, यानी डिविडेंड उसको मिलना हो, और उस डिविडेंड को छेड़ भी सकता हो अपने डिसीजन से। बस यही 3 बातें। अब कितना को याद करना है देखना जरा। एन इन्वेस्टी शैल डिटरमिन वेदर इट इज अ पेरेंट। इन्वेस्टी को कैसे पता लगेगा कि वो पेरेंट है? इन्वेस्टी को कैसे पता लगेगा कि वो सादा इन्वेस्टी नहीं है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बल्कि वो इसका अब्बा है, इसके कंट्रोल में सब्सिडी, कंट्रोल से पता लगेगा ना। तो एन इन्वेस्टी शैल डिटरमिन वेदर इट इज अ पेरेंट बाय असेसिंग वेदर इट कंट्रोल्स द इन्वेस्टी। अगर तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहा है, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टी को कंट्रोल कर रहा है तो फिर इन्वेस्टर कौन है? पेरेंट। और इन्वेस्टी कौन है? सब्सिडरी। ठीक है। अब अगली बात यहां से आखिर, एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ इट हैज ऑल द फॉलोइंग। नंबर 1, पावर ओवर इन्वेस्टी, उस पर पावर एक्सरसाइज कर सकता है, यानी उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना, पावर ओवर इन्वेस्टी। फिर एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। ये वेरिएबल रिटर्न के बारे में क्या बताया था, ये किसे कहते हैं? ठीक है। और तीसरी बात क्या थी? ये इसकी एबिलिटी है टू यूज इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अब उसके बाद जरा देखना इधर, बल्कि इसको भी काटो। अब इतनी सी बात याद रखनी है बस, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी की एक बार पढ़ के काटना है तो ताड़ी मर्जी है, घर पढ़ लेना। देखो कितना आसान होगी जिंदगी। तो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल MCQ बनेगा तो उसमें वो 4-5 चीज़ें बता देगा, जैसे मैंने पीछे MCQ बताया। तो ये MCQ 51 उसी का ही है जो मैंने वहाँ पे तो वैसे कहा था ना, यहाँ से बन सकता है, वो पता लगा बना हुआ है, बात ही वही है, तफसील से लिखी हुई तरह। ठीक है। तो भाई सादा बात, एक इन्वेस्टर को कैसे पता लगेगा कि मैं अब्बा हूँ? अगर वो उसको कंट्रोल कर रहा है, वरना तो बस नाम का ही बायोलॉजिकल अब्बा है, वैसे तो नहीं बात मान रहा कोई। अच्छा, रूहानी अब्बा को कैसे पता लगेगा रूहानी अब्बा है? बात माने के बच्चे, नहीं तो बस बातों में ही है। लो भाई इतनी सी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। कैसे पता लगेगा इन्वेस्टर इन्वेस्टी कंट्रोल कर रहा है? अगर ये तीनों शर्तें मौजूद हों, पावर ओवर इन्वेस्टी, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन इन्वेस्टी, और एबिलिटी टू यूज पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ऊपर वाला रिटर्न। दैट्स इट। ओके, ये वो पॉइंट है जो रिसेंट टाइम में भी टेस्ट हुआ था, जो कोई 1-2 दिन पहले भाई भी पूछ रहे थे, ये वाले भाई पूछ रहे थे। ठीक है। और यहां पर हम वो पढ़ भी रहे हैं। क्या? सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंट्रोल मे एग्जिस्ट। मे की बात कब आई? भाई जाहिर सी बात है, जब 50% से कम शेयर होल्डिंग है, 50% ज़्यादा है फिर तो पक्का हो गया ना, 50% से कम है तब भी कंट्रोल हो सकता है, हम ये बताने लगे। ठीक है। तो कहता है कंट्रोल इज अज्यूम टू एग्जिस्ट व्हेन द पेरेंट ओन्स, पहले ये तो सीधी बात कर गया यार, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एंटिटी। बस पहली बात ये हो गई। ये कंट्रोल को तो पहली बात, कंट्रोल कहता है जी एग्जिस्ट करेगा, हमारे हिसाब से कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कब? अज्यूम करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कब? जब मोर देन हाफ वोटिंग पावर जो है वो एंटिटी की आपके पास है। जब
पेरेंट जो है वो ओन कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू दूसरी सब्सिडरीज, छोड़ो आपकी सब सब्सिडरी सिलेबस में है ही नहीं तो आपको डायरेक्टली ही वो बताएगा कि उसने ओन किया हो। ये नहीं कि मेरी सब्सिडरी और उसने आगे फिर सब्सिडरी, सब सब्सिडरी हमारे सिलेबस में नहीं है, रिवर्स एक्विजिशन नहीं है, सब्सिडरी ने हमारे शेयर्स नहीं खरीदने, ठीक है, शेयर्स इशू नहीं करती सब्सिडरी, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, डिविडेंड सब्सिडी ने बाद में ही बांटना है अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर ऐसी हैं जैसे पढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो सब्सिडरी खुद 50 से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें या आपके बच्चे ने, आप देखो ना, दादा भी तो उसी तरह से फैमिली का हेड ही है, बाप है आपका, आपका दादा है तो आप जो बेटे हैं तो आपका वो ग्रैंड पेरेंट तो है ना। तो पेरेंट कौन है? जो खुद या अपनी दूसरी सब्सिडी से मिलके 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर ओन कर रहा है तो वो पेरेंट है, ठीक है। लेकिन आपके केस में सिर्फ क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा, ठीक है। तो पेरेंट कंट्रोल एग्जिस्ट करता है अगर पेरेंट ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, ठीक है। ये मैं अलग से बताता हूं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, इसको काट दो, आगे बढ़ो। अच्छा, अब यहां पे आती है वो बात, पहली बात तो सीधी सीधी क्या हो गई, 50% से ज्यादा, हाफ से ज्यादा शेयर्स अगर हैं आपके पास डायरेक्टली, आप डायरेक्टली, ठीक है, मतलब बेटे के जरिए नहीं पर खुद ही, ठीक है, बस सादा, ठीक है, वही आपके सिलेबस की बात है। तो आपने हाफ से ज्यादा शेयर्स अगर किसी के रखे हुए हैं आपके पास हैं तो आपका कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। A company might control another company even if it owns shares which give it less than half of the voting rights। क्या आधे से कम शेयर्स हो, लेस देन 50% हो, फिर भी कंट्रोल? कैसे? वो कहता है सच अ कंपनी सेड टू हैव डिफेक्टो कंट्रोल ओवर अदर कंपनी। हैं, डिफेक्टो क्या होता है यार? डिफेक्टो क्या होता है? उन्होंने आगे कुछ बताने की कोशिश की है, वो हम ज़रा इसको काट देते हैं, ठीक है। और मैं आपको सादा सी बात समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी एक्स, ठीक है जी, इसके 49% शेयर्स हैं मेरे पास और 51% शेयर्स हैं ऑल क्लास के पास। मेरा कंट्रोल इस पे नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सारी क्लास में 51% बटे हुए हैं और मेरे पास 49 है, तो कोई एक कद्दा तो मेरे नाल भी रल ही जाएगा। क्या मतलब? यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 49 शेयर्स हैं, इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं और 51 शेयर्स हर बच्चे के पास एक शेयर है, ठीक है, या 2 शेयर्स हैं किसी के पास, 2 शेयर्स हैं, चलो ठीक है। अब मुझे तो सिर्फ एक शेयर चाहिए जिसमें मतलब 1% शेयर होल्डिंग, अगर मेरे साथ कोई बंदा मिल जाए 1%, 50% हो जाएगा तो वो ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है, 2% कर लो, ठीक है। तो 2% शेयर्स मुझे चाहिए, तो क्या पूरी क्लास में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ मिल जाए? बोलो, कोई तो होगा यार तुम कोई बेटा मेरी धियां ही कोई रल जाए, कोई तो इन्हें गैरत कर देनी, कोई तो होगा ही, है कोई तो होगा ही। तो स्टैंडर्ड कहता है, बस हमें भी यही लगता है, कोई तो होगा ही। इसको डिफेक्टो कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। आपको अगर सारे आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं और उसके अलावा बहुत थोड़े शेयर्स जो है वो बाकी सारे ओनर्स के पास हैं, तो फिर स्टैंड ये कहता है कि जी आप के साथ कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। उन्होंने लिखा था यूज मीन पर, छोड़ो ये देखो ये, अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल 45 किया, मैंने तो और करीब कर दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि 45% ए ने बी को एक्वायर किया हुआ, दिस 45 होल्डिंग प्रोबेबली गिव्स ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बी। कैसे? इट वुड बी अनलाइकली दैट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर शेयरहोल्डर वुड वोट टुगेदर टू स्टॉप ए डायरेक्टिंग द। कहता है ये बहुत मुश्किल है कि सारे इकट्ठे हो जाएं, भाई 2 बंदे थे नहीं रल दे, 2 बंदे थे नहीं रल दे, तो इतने ज्यादा लोग जो हैं वो मिल जाएं, ये जरा मुश्किल होता है कि मिलकर इसको रोक लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर सवाल ना भी कहे, ऐसी सूरत के अंदर वो यूँ लिखेगा जुमले में कि आपने 49%, 48%, 45% शेयर्स इशू किए और बाकी बहुत सारे शेयर होल्डर हैं जिनके पास थोड़े करके शेयर्स हैं, ऐसे लिखेगा। तो फिर आप क्या कहोगे, यार अनलाइकली है कि वो इन्ने ढेर सारे रल के मैनू रोकणगे
ये मेरे साथ भी 45% वाले के साथ भी मिलेंगे एक दो, ठीक है, पावर बढ़ाने के लिए अपनी, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी है जी, कंपनी बी, ठीक है, इसमें मेरे सिर्फ 40% शेयर्स हैं, ठीक है जी, और क्या नाम है तुम्हारा? 25% शेयर तलहा के पास है, ठीक है जी, और बाकी कितने बचे? बन गए 35% बच गए, 35% ऑल क्लास, बाकी की क्लास के पास मेरी बाकी क्लास के पास 35% शेयर्स हैं। अब डिफेक्टो कंट्रोल नहीं आ सकता, ठीक है ना। एक और बड़ी मछली भी मौजूद है, ठीक है, तो कुछ उधर भी मिल गए, कुछ इधर भी मिल गए, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब फिर मैंने क्या गेम चलानी है, सोचो, मैंने क्या गेम चलानी है। मैंने कहा बाकी क्लास को छोड़ो, तला आओ यार, चाय शाय पीते हैं, ठीक है, और सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक हो? अच्छा यार ऐसा है तला भाई, बात ये है कि ये बच्चे सारे हैं ना बेअक्ल से हैं आप, ठीक है, इन्होंने ना एक खाम खा की जिद पकड़ी हुई है, ठीक है, तो ऐसा है तुम इनको छोड़ो, तुम ज़रा ना मेरे साथ मिल जाओ, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम मेरा वोट ही हो, यानी कि जो मैं डिसीजन लूँगा तुम भी मेरी फेवर में ही वोट दोगे। अगर मैं इसके साथ ये एग्रीमेंट कर लूँ तो भी ये क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, क्योंकि अब तलहा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से बाइंडिंग हो गया इसके लिए कि वो भी वही वोट करेगा जो मैंने करना है। हमने एग्रीमेंट किया, अब ये प्रॉपर एग्रीमेंट है, ये तो डिफेक्टो था ना, ये प्रॉपर एग्रीमेंट किया, ठीक है, प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, तो अब हम दोनों मिलकर 65 पे पहुंच गए हैं। अब कर लो, जाओ लगाओ छलांगे, अब जो करना है कर लो। अब मैंने सिर्फ एक तलहा से बात की है, बाकी क्लास जिधर मर्जी जावे, हाँ सानू की है जी, अब हम दो ही हैं, बस सीधे होगा काम, ठीक है। तो ये जनाब एग्जाम्पल नंबर 3 ये पॉइंट नंबर 3 देखें, क्या है जी पॉइंट 3, अ कंपनी माइट कंट्रोल, हाईलाइट कर लें, अ कंपनी माइट कंट्रोल अनदर कंपनी इवन इफ इट ओन्स शेयर्स विद गिव इट लेस देन हाफ ऑफ द वोटिंग शेयर बिकॉज इट हैज एन एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर्स विच अलाउ इट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल, ठीक है। तो फिर क्या हो गया जी, ये क्या बन गया, ये भी कंट्रोल है। अच्छा, डिफेक्टो कंट्रोल पिछला था, ठीक है, उसको डिफेक्टो नहीं कहना, इसको डिफेक्टो नहीं कहना, ये बाय एग्रीमेंट है, ठीक है। अब आपके एग्जामिनर ने शायद इस दफा यही टेस्ट किया था छोटा सा, चलो करना तो सवाल आपने कहा एंड पे है, तो अगर पहले भी हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है, रिवीजन क्लास में एक सवाल कम हो जाएगा। रिवीजन कौन सी अब दूर रह गई है, रिवीजन और हमारे दरमियान बस 3 ही टॉपिक्स हैं, IAS 37 5-6 दिन के अंदर पढ़ जाना है, क्योंकि इफ्रिक 1 उसमें से हुआ है, फिर फाइनल अकाउंट्स है, और फिर IFRS 15 है, तो कोई गल नहीं, रिवीजन इज जस्ट एट आर डोर्स नाउ, ठीक है। तो पहले भी हो जाए तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये आखिरी सवाल अगर देखो तो ये लिखा हुआ है, डिस्पाइट होल्डिंग ऑफ 45% SL, GL कंट्रोल्स SL ड्यू टू एग्रीमेंट विद बैंक दैट ओन्स 15% ऑफ SL शेयर्स एंड हैज एग्रीड टू वोट एज डायरेक्टेड बाय GL। तो देखो हर चीज़ पढ़नी, ये हर दफ़ा पढ़ाया जाता है, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो ये MCQs के लिए थ्योरेटिकली डिस्कशन लाजमी होती है, तो देख लो उसमें अब जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा, लाइन के बैगर ने सिर्फ ये जहन में रखा होगा कि 50% होंगे तो सब्सिडरी है, तो वो क्या कहेगा, यार लगता है दो एसोसिएट हैं, ठीक है, तो 2 एसोसिएट वाली वर्किंग कर रहा होगा कोई ना कोई बच्चा, तो कोई तो करके आया ही होगा, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये अब एग्रीमेंट की वजह से ये 60% शेयर होल्डिंग पे आ गए, तो 60% आप हैं और 40% नॉन कंट्रोलिंग है, तो फिर आपने सारे सवाल को किससे करना है, किससे, 60% से, ठीक है, सही है, बात समझ आ गई? नहीं, नॉन कंट्रोलिंग तो नहीं ना रहा, ये बन गए, ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिलकर बन चुके हैं, तो बाकी कितना बचा, ये कितना बनता है, हाँ तो फिर 40 बचा ना, बस 45 कैसे, 55 नहीं ना बनता चांद, 45 + 15 कितना बनता है, 60 ना, तो 60 हो गया ना हमारा, तो 40 बाकी। हाँ अगर ये 10% होता तो फिर ये 55 होता और फिर वो 45 होता। नहीं समझ आ रही, कहाँ फंस रहे हो, किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं किसकी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो बता रहा है 45% शेयर होल्डिंग के इतने पैसे, ठीक है, देखो जरा सवाल
कर लेंगे, 2 छुट्टियां आ रही हैं और क्या करेंगे हैं। चलो फिर रिवीजन में ये सवाल नहीं करेंगे, फिर होमवर्क है आपका, ठीक है, ट्राई कर लेना आप। ओके चलो आगे आओ। और मैंने 10 मिनट कहे थे, 15 हो चुके हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अब क्या करूं मैं, इस दिल का क्या करूं अब मैं। ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। इसमें तो पता नहीं अजीब अजीब अंग्रेजियां लिखी हुई हैं। आपको पहले तस्वीरी खाका मैं बता देता हूं, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हमारा पीटीसीएल था पहले दिन, ठीक है, उसने यूफोन को क्या किया हुआ था, एक्वायर किया हुआ था। यूफोन तुम ही तो हो 70%, ठीक है जी। तो पीटीसीएल क्या है जी, पीटीसीएल पेरेंट है, और बोलो, और पीटीसीएल के ऊपर जिम्मेदारी है कि पीटीसीएल कंसोलिडेशन करेगा। अच्छा, ये अब आईएफआरएस 3 और 10 कहते हैं कि जिम्मेदारी कंसोलिडेशन किसको है। पहले दिन एक बात की थी, पेरेंट अपनी फाइनेंस स्टेटमेंट बनाएगा, सब्सिडरी अपनी बनाएगी, सब्सिडरी का अकाउंटेंट पेरेंट को भेजेगा, पेरेंट का अकाउंटेंट कंसोलिडेट करेगा। असल में उसके पीछे ये बात थी जो आपके दिमाग में बिठानी थी कि आईएफआरएस 3 और 10 क्या कहते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कि वो सेपरेट के अलावा एक कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करे। तो अब पीटीसीएल के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनानी है, और कोई सूरत स्टैंडर्ड नहीं देता कि जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा है जी, वैसा। वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं मानने को तैयार, तुम्हें कंसोलिडेशन करनी है तो करनी है, ये लाजमी है। हाँ, एक सूरत में तुम्हें माफी मिल सकती है। एकदम पीटीसीएल चौंका। वो कैसे, अगर तुम्हारा भी कोई अब्बा है, जाहिर है, ठीक है, तो इसमें इस सिचुएशन में, ठीक है, तो पीटीसीएल अगर तुम्हें लेट्स से पीएसओ ने ओन किया हुआ है, ठीक है, 80% तुम्हारी शेयर होल्डिंग, 80% तुम्हारी शेयर होल्डिंग किसके पास है, पीएसओ के पास, ठीक है, और पीटीसीएल की बाकी की शेयर होल्डिंग जो है वो बाबर आजम के पास है। भूल गए लोग, बड़े बदीद लोग हैं हमारे, हैं जी। बाकी का 20% किसके पास है जी, बाबर आजम के पास। तो पीटीसीएल हमारे अंदर भी आज एनसीआई, यानी कि पीएसओ हमारा 80% ओनर है और बाकी का 20% ओनर हमारा कौन है, बाबर आजम। अब माफी किसको मिलने लगी है भाई, माफी पीटीसीएल, माफी पीएसओ की तो बात ही नहीं हो रही, पीएसओ तो अब आया है, ठीक है, पीएसओ की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि पीटीसीएल को माफी मिल सकती है कंसोलिडेशन करने से। कब, जब पीटीसीएल खुद किसी का बच्चा हो और जो दूसरा भाई है एनसीआई, ये अदर शेयर होल्डर्स, इसको इस पे, बल्कि एतराज वाली बात बाद में करते हैं। पीएसओ हमारा पेरेंट है और पीएसओ एक ऐसी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है जिसमें उसने पेरेंट को कंसोलिडेट किया हुआ, ठीक है। तो फिर पीटीसीएल को माफी मिलने लगी है दोस्तों, पीटीसीएल को माफी मिलने लगी है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बात यह है कि बाबर आजम से पूछा जाएगा, भाईजान आपको इसमें एतराज तो नहीं है, क्योंकि पीटीसीएल का ओनर कौन है, बाबर आजम, 20% तो ओनर है ना। तो उससे पहले पूछा जाएगा, भाई अगर दादाजी, पीटीसीएल कहेगा बाबर भाई, अगर दादाजी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जिसमें मुझे भी और यूफोन को भी रख लें और मैं अलग से ना बनाऊं, क्योंकि पीटीसीएल, बाबर आजम का इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं ना। बाबर आजम की शेयर होल्डिंग किसमें है, पीटीसीएल में। अब पीटीसीएल ने कंसोलिडेशन करनी थी, इससे पहले लाजमी था। एग्जामिशन कब मिलेगी, जब पीटीसीएल का भी कोई पेरेंट है, वो ऐसी फाइनेंस बनाता है जिसमें हम आ जाते हैं, और हम आते हैं तो आगे ये भी आ ही जाता है, और हमारे जो दूसरे ओनर्स हैं उनको इस पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो फिर पीटीसीएल को कहा जाएगा कि आपको माफी दी जाती है, अगर आप चाहें तो आप कंसोलिडेशन ना करें। ठीक है जी, बात समझ आई है, कुछ थोड़ी सी बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक दो बीच में और भी हैं, ठीक है, वो चीजें क्या हैं। पहली बात, यहां से मैं थोड़ा सा पढ़ता भी रहूं ना, कंडीशन अंडर विच पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
वो कौन सी कंडीशंस हैं। हालांकि मैं आपको एक और जगह पढ़ाऊंगा, माफी कोई नहीं है, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके अंदर उसने कहा, अंग्रेजी से बाद में पढ़ेंगे, ताज़ा मेन बात कि पेरेंट नीड्स नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ फॉलोइंग अप्लाई। इट इज, यानी कि पेरेंट, ठीक है, इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी भी है, ठीक है, तो भी चलेगा। मतलब इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी। वो होली और पार्टली दोनों को ले गया ना, चलो दोनों ही लिख लेता हूं यार। वो सब्सिडरी है अगर पेरेंट खुद सब्सिडरी है किसी और एंटिटी की, ठीक है, एंड ऑल इट्स अदर इन्वेस्टर्स ओनर्स बाबर आजम इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट द पेरेंट नॉट प्रेजेंटिंग। यानी कि पहली बात यहां से निकली कि पीटीसीएल खुद क्या है, पीटीसीएल खुद क्या है, सब्सिडरी। ये पहली बात इस तरफ लिखूं, ये 80% पे पीटीसीएल खुद क्या है, सब्सिडरी। दूसरी बात, बाबर आजम को इस पर कोई एतराज नहीं है कि पीटीसीएल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए। तीसरा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन अ इट्स, यानी कि पीटीसीएल हाँ प्राइवेट हो या अनलिस्टेड हो तो भी चलेगा। तीसरी बात क्या है, पीटीसीएल पीवीटी हो या अनलिस्टेड पब्लिक हो, लिस्टेड ना हो। लिस्टेड कंपनी होगी तो फिर बाबर आजम मान भी रहा है, तब भी इसको कोई माफी नहीं। इसको माफी कब है, नंबर 1 जब ये खुद सब्सिडरी है, नंबर 2 अदर ओनर्स को इस पे एतराज नहीं है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ना बनाए, माफी दे रहे हैं। नंबर 3 पीटीसीएल खुद क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक है तो अनलिस्टेड है, ठीक है, पब्लिक अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी है, ठीक है जी। और तीसरी चीज वही वाली बात है, डिड नॉट फाइल और इज नॉट इन प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद SCCP और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी वो लिस्टेड नहीं है और लिस्टेड होने का इरादा भी नहीं रखती है, ठीक है। और सबसे अगली बात जो असल मेन बात थी वो क्या थी, वो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन चौथा पॉइंट है। और ग्रीन डब्बा जो है, ये जो ग्रीन डब्बा मैंने किस पे लगाया था, सारे ग्रुप पे, यानी जो अल्टीमेट पेरेंट है, PSO जो अल्टीमेट पेरेंट है, द अल्टीमेट इट्स अल्टीमेट और एनी इस अल्टीमेट पेरेंट प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज एंड कंप्लाई विद IFRS इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और मैयर थ्रू ये और वो और फ्लांट में काम, ठीक है। यानी सारी बात उसने कर दी। ये लंबी लंबी बातों में सिर्फ बात इतनी सी, 4 मोटी मोटी बातें, ठीक है। पहली बात, पीटीसीएल कंसोलिडेशन लाजमी है इसके लिए करना। कब माफी मिल सकती है, जब पीटीसीएल खुद किसी की सब्सिडरी, अदर ओनर्स को एतराज नहीं है कि ये कंसोलिडेशन ना करे, ठीक है, और ये खुद पीवीटी या अनलिस्टेड है, ना तो ये लिस्टेड है ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में है, और अल्टीमेट पेरेंट एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, जिसको ये भी देख ले, कोई और देखना चाहे तो देख ले, जिसके अंदर वो सारी सब्सिडरीज को लेता है। तो ये भी सब्सिडरी है वो भी आ जाएगी, तो इसके आगे सब सब्सिडरी है वो भी आ जाएगी, तो सब कुछ आ सकता है। इस सूरत के अंदर माफी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आप लिखा नहीं हुआ, MCQs कर लेने चाहिए थे कुछ तो, चलो खैर। अच्छा, उसके बाद ये देखो ना, अब ये वाला मैं कल पढ़ाऊंगा, ये पेंडिंग है, ठीक है। ये कल जरा डिफरेंट बात हो जाती है ना, वो असल में वो ये कहता है कि अगर ईयर एंड डिफरेंट है तो क्या करें। एक्वायर करने गए, हमारा ईयर एंड 30 जून है, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली समझाऊंगा इसको, ठीक है। आपका ईयर एंड 30 जून था, सब्सिडरी को खरीदने गए, जिसको खरीदा उसका ईयर एंड है 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करें कल बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल सब्सिडरीज टू बी इंक्लूडेड। यही तो मैं ऊपर कह रहा था, माफी कोई नहीं है। अब वो अगली बातें आप बता रहे हैं, माफी सिर्फ उस सूरत में, ठीक है, वरना माफी कोई नहीं है। कैसे, वो कहता है सब सब्सिडरियों को शामिल करना है भाई आपने। क्या मतलब,
कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट इंक्लूड, देखो बोल्ड किया हुआ है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स must include all the subsidiaries, must include all the subsidiaries, कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है, ठीक है, of the parent, ठीक है, there is no ground for excluding a subsidiary from consolidation। कहता है जी कुछ भी आप कह लो जी, वो शापर बनाते हैं, हम तो पेन बनाते हैं जी, वो ये है, वो कोई जी, वो गर्मियों में काम करते हैं, हम सर्दियों में करते हैं जी वो बर्फानी इलाके में फैक्ट्री लगी हुई है, ये रेगिस्तानी, कोई ग्राउंड दुनिया का नहीं ला सकते हो आप जिसके ऊपर आपको माफी मिले। आपने सारी सब्सिडीज को लेकर चलना है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, पॉलिसी वो जो अब्बा की याद आ रहा है। तो इफ अ ग्रुप मेंबर, जैसे सब्सिडरी था, यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज अडॉप्टेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे उसने क्या, हमने कहा था उसने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया हुआ है, रीवैल्यूएशन मॉडल, वो केस 4 आपने घर पे पास सेपरेट किया, गालिबन वही है ना, 10 या जो भी था, ठीक है। अगर अब्बा की पॉलिसी कॉस्ट मॉडल थी तो ग्रुप की कॉस्ट मॉडल, अगर सब्सिडरी ने रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया हुआ है तो फिर हमने कहा था न ग्रुप की पॉलिसी तो अब्बा वाली, यूनिफॉर्म होनी चाहिए पॉलिसी। तो अगर if a member of group uses accounting policy other than those adopted in consolidated financial statement for like transactions or event in similar circumstances, appropriate adjustments are made to the group members financial statements in preparing consolidated financial statements to ensure conformity with group। तो हमने क्या किया था, हमने चेंज मार तो लिया था, हमने एस को भी कॉस्ट मॉडल पे लाया था, ठीक है, और आखिर वो उस पर पहुंच गए जहां पहुंचना चाह रहा था मैं, एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड क्या है, बस वही जो कर रहे थे यार कि ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर, पहली बात कहता है सारे बिजनेस कॉम्बिनेशंस को अकाउंट फॉर करना है ओनली फॉर, ठीक है, ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर अकाउंटेड फॉर बाय द एक्विजिशन मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स एक्वायरर को पकड़ो, एक्विजिशन डेट को देखो, रिकॉग्नाइज करो और मैयर करो आइडेंटिफिएबल एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, और गुडविल को मैयर करो। गुडविल भी हो सकती है पॉजिटिव या बार्गेन परचेज, नेगेटिव गुडविल को कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बहस है, ये वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाला एक पॉइंट है जो पास पेपर में आया, ये पेंडिंग है, तो ये अब थोड़ी सी चीज़ रह गई है, उसके बाद कहानी खत्म है। ये तो आगे आपको वैसे ही मास्टर्स किया हुआ है आपने इसमें, हैं जी, अब इसमें आपको क्या पढ़ाना, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, आगे सवाल शुरू हो, तो बस एक दफ़ा रह गया, बहुत हो गया, या मुका दीजिए यार, I-37 बुला रहा है, रो रहा है, मंडे तो बहुत दूर है भाई, मंडे नहीं प्लीज़, चले यार कुछ तो फिर कल पे भी रखे ना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आए हम तो एसोसिएट के चैप्टर में भी कुछ थ्योरी है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी, ना होने के बराबर, 1 सफ़ा, ये 2 सफ़े, इनमें कुछ चीज़ें वैसी वो ट्रांजैक्शंस वाली हैं, ठीक है, तो आपके पास थ्योरेटिकल डिस्कशन ना होने के बराबर है, पर है सही थोड़ी बहुत इसमें, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, तो कल इंशाल्लाह ये पढ़ा देंगे। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोई नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये आपने कुछ ना कुछ चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, तो खुद कर लें अगर, तो कोई हर्ज नहीं है। नेगेटिव गुडविल अगर आ जाए, जिसको क्या कहते हैं, बार्गेन परचेज भी कहते हैं, तो असल में ये क्या है, खुशी की बात है। तो स्टैंडर्ड ना इससे बड़ा डरता है, स्टैंडर्ड कहता है भाईजान मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है तुमने ना ज़रा फेयर वैल्यू सही नहीं ली होनी, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई एडा बांदर सी हो जिसने 100 वाली चीज़ तुम्हें 90 की दे दी है, ज़रा दोबारा चेक करो, ज़रा अच्छे तरीके से देखो, ये इसमें कह रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये बस पेंडिंग है। तो 2 चीज़ें मैंने पेंडिंग की हैं आज, एक वो डिफरेंट ईयर और दूसरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब इसमें देखो ना MCQ 12 हो रहा है, इधर आपको बताया MCQ 53, MCQ 47, MCQ 49, चलो ये आपने फिलहाल पेंडिंग करना है। तो जो MCQs यहाँ से अब नज़र आ रहे हैं, 6 हो गया, 54 हो गया, 51 हो गया, कम से कम ये MCQs तो कर लेना यार, है, बाकी सारे भी कर सकते हो, लेकिन ये तो कर ही लेना, बाकी मैं सिलेक्टेड खुद कराऊंगा जो करने वाले होंगे, ओके, ठीक है। चलो जी, आते हैं IAS 37 पे। अच्छा जी, कल बात हो रही थी, सांस लेना है, पॉज करो जरा 1 मिनट, पार्ट 2 शुरू करना लें यहाँ से, हैं, चलो जी पार्ट 2 शुरू।